रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मन की आंखों से, जो कि हर शनिवार हम रात को 8 बजे लेकर के आते हैं आप सबके लिए। और इस प्रोग्राम में हमारा प्रयास रहता है कि हम ऐसे साथियों से आप सबको रूबरू करवाएं जिन्होंने समाज में अपनी मेहनत से, अपनी लगन से एक अनोखा स्थान प्राप्त किया है। साथ ही साथ हमारा प्रयास ये भी रहता है कि हम इस कार्यक्रम में आपको ऐसे लोगों से भी रूबरू करवाएं जो दृष्टिबाधित नहीं है, दिव्यांग नहीं है, लेकिन उन्होंने दिव्यांगों के लिए बहुत काम किया है। तो आज ऐसा ही समझिए, आज ऐसा ही अवसर है। दोस्तों, आज हमारे बीच में मौजूद है मुंबई महाराष्ट्र से प्रोफेसर डॉक्टर राजेश शुक्ला सर। राजेश शुक्ला सर के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि लगभग वे पिछले 35 वर्षों से दिव्यांगों के लिए कार्य कर रहे हैं और ज्ञानम गंगा नामक एक प्रोजेक्ट है, एक संगठन है, उसके वो फाउंडर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला राजेश सर से। राजेश सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेश सर, जैसा कि हमें ज्ञात है कि आप दृष्टिवान हैं और आप दिव्यांगों के लिए कार्य कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि ये प्रेरणा आपको कहां से आई कि आपको दिव्यांगों के लिए कार्य करना चाहिए? जी, मैं 1984 में भारत पेट्रोलियम में आया, उनकी मैनेजमेंट टीम में जी। तो मुझे किसी ने एक रिक्वेस्ट की कि भाई अगर आप थोड़ा समय, एक विजुअली इम्पेयर्ड लड़की है, वो एमफिल कर रही है और आपको उसके लिए पढ़ना है, क्योंकि उसकी काफी किताबें ब्रेल में नहीं है जी, क्योंकि आप वीक में एक दिन उसके लिए पढ़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं एवरी ट्यूसडे में उसके यहाँ जाऊंगा, क्योंकि शाम को ऑफिस से सीधा जाऊंगा और मुझे उस दिन खाने की चिंता नहीं, क्योंकि मेरा फास्ट होता है। ओके। मैं जाने लगा और उसका नाम था हीरामणि वाधवा। अच्छा, हीरामणि वाधवा जी। हीरामणि वाधवा। और वो लड़की टोटली ब्लाइंड थी जी। और जब मैं पहली बार उससे मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि एक अपने अंदर एक जोश आया, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी थी कि मुझे भी वो जोश ट्रांसफॉर्म हो गया मेरे अंदर। क्या बात है जी। हाँ, और फिर मुझे हर सप्ताह ऐसा लगता था ट्यूसडे कब आए, क्योंकि मैं उसके लिए पढ़ता जरूर था, लेकिन हम इतनी दुनिया भर के बारे में बात करते थे, क्योंकि उसने मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया था बॉम्बे की सबसे शानदार ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है, निर्मला निकेतन कॉलेज ऑफ सोशल वर्क। वो पूरे इंडिया में फेमस है। वहां से उसने MSW किया था और वो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में काम किया। क्या बात है। अब उसका काम क्या था कि जो स्कूल से थोड़े दिन आते फिर भाग जाते हैं, फिर नहीं आते, तो वो ऐसे बच्चों को ढूंढ के लाती थी कि क्यों नहीं आते। तो पता चला भाई गरीब बच्चे हैं, उनके माँ बाप पैसा नहीं दे सकते और उनके लिए वो बच्चा एक पैसे का जरिया है, मतलब वो कुछ काम करता है। तो वो नहीं चाहते कि वो स्कूल जाए, बल्कि वो उनके लिए पैसा कमाए जी। तो वो ऐसे बच्चों को ढूंढ के लाती थी। अब उन बच्चों के पिताजी को कन्विंस करती थी कि भाई हम आपको कंपनी से पैसा दिलाएंगे जी, इन बच्चों को आप पढ़ने जी। तो वो कंपनीज में बहुत जाती थी, तभी वो हमारे भारत पेट्रोल में भी आती थी। तो उसके बारे में जब मुझे पता लगा और उसके लिए पढ़ना था, तो मैं जाता था एज ए रीडर जी। और फिर मुझे भी उसने इतना इन्वॉल्व किया कि मैं काफी सारे टाटा इलेक्ट्रिकल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भी सारी कंपनियों में हम जाके हम बच्चों के लिए उनके कंपनीज को बोलते थे कि इनको आप स्पॉन्सर करो। और वो जो एक अच्छा मजा आने लगा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर जब मैंने हीरामणि के साथ साथ और भी ऐसे दिव्यांगों को देखा, तो मुझे लगा किसी मामले में हमसे काम नहीं है, क्योंकि उससे पहले मेरी थोड़ी सी जरूर ऐसी धारणा थी कि अरे ये बेचारे हैं, कि थोड़ी सी मुझे हेल्प करनी है, लेकिन वो हेल्प कैसे कि एक बेचारा समझ के हेल्प। लेकिन जब मैंने उनके साथ काम किया तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं, ये मैं गलत सोच रहा था। ये लोग बेचारे नहीं हैं, बल्कि ये तो वंडरफुल हैं जी। और कई मामलों में हम जो बोलते हैं अरे भाई हम देख सकते हैं, हम चल सकते हैं, हमारा तो ये, हमारा वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मुझे समझ में आया कि जो दिव्यांग, वाकई में बहुत अच्छा नाम दिया, उनके पास दिव्य अंग होते हैं। उन्होंने अपनी जो
सबसे शानदार जो शक्ति उनके पास होती है, अपने सिक्स्थ सेंस को इतना जागृत कर लिया है कि वो अपनी मन के आंखों से दुनिया को देख लेते हैं। उनके पैर भले ही नहीं है लेकिन अपनी मन की शक्ति से वो चल लेते हैं। और इतना उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं फुल टाइम, मेरा भारत पेट्रोलियम की तरफ से हमें सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, तो ये 2 दिन मैं उसमें लगाता था। बल्कि कई बार मैं अपने HR मैनेजर के पास जाके बोलता था कि सर एक बहुत अच्छा इवेंट होने वाला है, अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट करें फाइनेंशियली तो इवेंट अच्छा हो सकता है। तो उनको भी ऐसे इवेंट चाहिए होते थे। फिर पूछते थे क्या है, तो बोलता सर वो दिव्यांग लोगों के लिए क्विज कंपटीशन है या स्पीच कंपटीशन है या ये है वो है, तो हम उसको स्पॉन्सर करें। अनफॉर्चुनेटली कंपनी करती थी, बाद में मैं खुद जिम्मेदारी लेने लगा। और 1985 में फिर हम लोग एक उसमें भी हमने वॉक टू विन किया। पूना से बंबई तक हम नेत्रहीनों के साथ पैदल चलकर आए। क्या बात है जी। 8 दिन लगे हमें, और उसका उद्देश्य था कि नेत्रहीनों का जोश बढ़ाना, लेकिन साथ में दुनिया को बताना कि नेत्रहीन कितने शक्तिशाली हैं, वो क्या कर सकते हैं। और उनको सहानुभूति या दया नहीं, बल्कि उनको एक समानता का व्यवहार चाहिए, उनको डिग्निटी के साथ जीवन का मौका मिले। और हम रास्ते में नुक्कड़ नाटक या पोस्टर एग्जीबिशन के माध्यम से लोगों को समझाते थे, आई डोनेशन के लिए मोटिवेट करते थे। फिर उसके बाद ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा कि 1999 में मैंने भारत पेट्रोलियम को इनकरेज किया, मोटिवेट किया, और हम लोगों ने भारत पेट्रोलियम में पूरा स्पॉन्सर किया इस इवेंट को। मनमाड़ से बम्बई तक हमने दौड़ लगाई, रन टू विन। ये भी एक अपने आप में अनोखा अभियान था कि एक नेत्रहीन मेरा हाथ पकड़ के दौड़ रहा है। ऐसे हम लोग करीब 50 लोग थे, 25 नेत्रहीन और 25 मेरे ऐसे वॉलंटियर्स। हमने 7 दिन में दौड़ लगाई और हमने काफी लोगों को इन्वॉल्व किया। और रास्ते में बहुत सारे दिव्यांग थे जिन्होंने सोच लिया था कि भाई हम तो जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, दूसरों पर डिपेंड। लेकिन हमने उनको प्रोत्साहित किया कि नहीं, आप भी जिंदगी में डिग्निटी के साथ जी सकते हो जी। ये दोनों इवेंट के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो एक कल्पना थी थर्ड इवेंट की, साइकिल टू विन, 2007 में हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया कि दिव्यांग के साथ हमको रन करना है दिल्ली से बॉम्बे जी। फाइनेंशियल सपोर्ट और बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए काफी बड़ी कंपनी से और NGOs के साथ हमने, लेकिन कहीं कुछ हो नहीं पाया। लेकिन वो एक दिल में लगन थी कि भाई करना है तो करना। तब इतना करते करते फिर 2015 में हमें लगा कि नहीं, हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन हो ताकि हमें किसी के सामने रिक्वेस्ट नहीं करना पड़े, उनको कन्विंस नहीं करना पड़े, हम खुद बनाए। तो हमने ज्ञानम गंगा के नाम से इस ऑर्गेनाइजेशन को एक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से मुंबई में रजिस्टर्ड किया। और जब हमारे रजिस्टर्ड हो गया, बैंक अकाउंट खुल गया, पैन कार्ड मिल गया, तो फिर हमें लोगों ने विश्वास करना शुरू किया और हमारे किटी में कुछ फाइनेंशियली वो आने लगा। बहुत बड़ा फंड तो नहीं आया, लेकिन करीब 3 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। फिर हमने ये पूरा अच्छा हो गया। और फिर जाके हमने अगस्त में एक रेकी किया, दिल्ली से बम्बई तक हम बस में गए, पूरे रास्ते का हमने एक रेकी किया, स्टडी की कि कहाँ हम दिन में होंगे, कहाँ लंच करेंगे, कहाँ रात को नाइट हॉल्ट होगा। और ये सब करके फिर हमने करीब 50 लोगों की टीम बनाई और 6 महीने तक उनको साइकिल चलाने की ट्रेनिंग दी। और साइकिल हमारी बड़ी स्पेशल थी। उस साइकिल को बोलते थे टंडेम बाइक। टंडेम बाइक मतलब उसमें 2 लोग बैठ सकते थे, 2 पेडल होते थे, 2 हैंडल होते थे, और 2 लोग दोनों को साथ में ही चलाना है, क्योंकि वो उसका सिस्टम ही ऐसा था कि अब पीछे आदमी अगर नहीं चलाएगा तो बैठ नहीं सकता, उसको चलाना ही पड़ेगा। अब बहुत सारे जो नेत्रहीन थे उन्होंने सोचा, रहे हमने तो जिंदगी में कभी साइकिल चलाई नहीं, तो हम कैसे चलाएंगे। लेकिन जब हमने उनको बताया कि यार आपको पीछे बैठ के साइकिल के पेडल मारना है, मेहनत आपको भी करनी है, लेकिन आगे मैं बैठूंगा और आपको बताऊंगा कि हम किधर से जा रहे हैं, लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, और आपको लेकिन चलाना पड़ेगा। अरे बहुत मजा आया हमको। और 50 में से फिर भी हमने सिलेक्ट करके हम टोटल 38 लोग 15 अक्टूबर 2017, 15 अक्टूबर तो आप जानते हैं त्रिवेदी जी जी जी, व्हाइट कैन डे जी। तो दिल्ली से इंडिया गेट से हमने वो शुरू किया। और एक आर्मी के रिटायर्ड कर्नल थे और भारत पेट्रोलियम के एक जनरल मैनेजर थे, वो हमारे को फ्लैग ऑफ करने के लिए आए। स्काउट के भी बहुत सारे लोग आए और हम लोग वहां से 15 अक्टूबर को सुबह निकले और पूरे 13 दिनों तक हमने लगातार साइकिल चलाई। सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, रात को सोते थे और लोगों के अंदर एक उत्साह जागृत करते थे।
एक संदेश देते थे कि नेत्रहीन किसी की सहानुभूति दया के पात्र नहीं है। और उनको जब लोग साइकिल चलाते हुए देखते थे, हम नुक्कड़ नाटक करते थे, पोस्टर एग्जीबिशन करते थे, तो लोगों को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम को जगह जगह रोक के बोलते थे कि आपका नुक्कड़ नाटक यहाँ होना चाहिए। तो हम उस नुक्कड़ नाटक में दिखाते थे कि एक आशा करके छोटी लड़की है, वो देख नहीं सकती, लेकिन शुरू में लोग मजाक उड़ाते हैं उसका, लेकिन फिर उसको कुछ लोग मदद करते हैं और वो बोलते हैं मुझे IAS ऑफिसर बनना है। फिर इतनी उसको जोश आ जाता है और अल्टीमेटली IAS ऑफिसर बन जाती है। तो हम उस नाटक के माध्यम से लोगों को बताते थे कि भी दिव्यांग भी बड़े कल्पना कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और उनकी उम्मीदों को वो पूरा कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा उनके साथ में एक अच्छा इक्वालिटी का व्यवहार करना है और कुछ नहीं करना, उनको पैसा देना है, उनको कुछ और करना नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। दे आर इंडिपेंडेंट और उनके अंदर डिग्निटी है। अब ये देख के कम से कम 8-10 हजार लोगों ने आई डोनेशन किया। 5 से 10 लाख लोग ने हमारे नाटक को देखा, दिल्ली से लेकर मुंबई तक। 13 दिन में हमारी यात्रा पूरी हुई और काफी सारे दिव्यांगों को हमने गांव में थे, उनके माँ बाप नहीं सोच रहे थे कि ये तो अभी पुराने जन्म का इसको अभिशाप है, बच्चा ऐसे ही रहेगा और दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेगा। लेकिन हमने बोला देखो ये हमारे साथ साइकिल चला रहे हैं। हमारे साथ एक जीवन राय करके लड़का है, वो जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो इंडिया की टॉप 10 है, वहां से उसने MBA किया। वाह क्या बात है। वो ग्रेजुएट है और सेलटेक्स में काम करती। तो ऐसे बहुत सारे हमारे साथ दिव्यांग थे जो पढ़े लिखे थे और अपनी जिंदगी अपने पैरों पे अच्छे से तो वो हमारे रोल मॉडल बन गए। वो हमारे होप एम्बेसडर्स थे। हमने लोगों को उनके को दिखाया कि देखो ये जब ऐसा कर सकता है तो आपका बच्चा क्यों घर पे बैठेगा। और उस बच्चे के अंदर जोश बहुत आया, क्योंकि मेरे को ये बात समझ में आ गई थी कि मैं अगर बोलूंगा कि भाई पढ़ और ये IAS बन या कि ये कर वो कर, तो लोगों को विश्वास नहीं होगा। लेकिन जब एक दिव्यांग उनको बोलेगा कि मैंने किया है ऐसा, तो उसको विश्वास होगा। वो पूरे अधिकार के साथ बोलेगा, फुल कन्विक्शन के साथ बोलेगा कि यू कैन डू इट बिकॉज आई हैव डन इट एज रोल मॉडल। एंड ये कंसेप्ट बहुत सक्सेसफुल रहा। बहुत सारे लोगों के अंदर जोश आया और इवन जो नॉर्मल लोग थे जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे थे, बस दूसरों के ऊपर डिपेंड होके उन्होंने सोच लिया था कोई नौकरी नहीं कुछ नहीं, उनको भी जोश आया। उन्होंने कहा कि भाई ज्ञानम गंगा ने हमें बताया कि जिंदगी अपने पैरों पे खड़े होकर जीने में जो मजा है और किसी उसमें नहीं। तो ये वो प्रेरणा जो हीरामणि वाधवा और भी मुझे बहुत सारे लोग मिले। एक हरीश कोटियन करके था, वो RBI के अंदर डिप्टी जनरल मैनेजर से रिटायर्ड हुआ, कंप्यूटर का उसमें था। महेंद्र गिलानी जो आजकल शायद ऑस्ट्रिया में है। ऐसे सारे जो नितिन ये सब उस जमाने के बहुत धुरंधर लोग रहे हैं जिनका हाँ नितिन वासुदेव जो टाटा इंस्टीट्यूट से उसने ये किया था MSW, वो भी पार्शियली इन लोगों के साथ मैं रहा और ये मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए कि मैं भी बैचलर था और मेरा फ्लैट बहुत बड़ा कंपनी ने मुझे दिया था। तो एवरी सैटरडे नाइट ये सारे लोग आते थे। हम लोग बहुत, लेकिन हमने कभी कोई खराब काम नहीं किए। हमें खुशी है कि हम अच्छी बातें करते थे, पॉजिटिव सोच रखते थे और हमने काफी अच्छी बातें सोची और उसका नतीजा निकला कि ये साइकिल हो गया। और इसकी वजह से लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आ गया। आज तक 1700 किलोमीटर साइकिल ब्लाइंड ने नहीं चलाई, ये पहली बार चलाई भारत के अंदर। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो सर बहुत जबरदस्त जर्नी रही है पूरी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है सर। थोड़ा सा हम आगे बढ़े उससे पहले आप अपने बारे में भी जरा बताइए कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रही, इसके अलावा डेजिग्नेशंस क्या क्या रहे और आज कौन कौन है आपके साथ फैमिली में। संदीप जी, बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ, क्योंकि आज तो मैं सीनियर सिटीजन हो गया हूँ। लोग कहते हैं अरे यार शुक्ला जी आराम करो, आपको क्या करना है, आपके पास में पेंशन आती है, ये है वो है, कोई क्यों। मैं कहता हूँ हाँ मैं मजा कर रहा हूँ यार, मैं कोई मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी जिंदगी के अच्छे सुख को कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं 7 साल का था तो मैं उसके पहले काफी शर्माता था, मैं बोलता नहीं था। मेरी बड़ी बहनों की जब दोस्त आती थी और मेरे से पूछती थी, मेरा घर का नाम गुड्डू था, अरे गुड्डू इधर आओ, तो मुझे बड़ी शर्म आती थी, मैं छुप जाता था। तब मेरी सिस्टर और मेरी माता जी मुझे स्काउट में ले गई और तब मुझे 7 इयर्स की एज में कब स्काउट शेर बच्चा वो मैं बना।
और 6 महीने के अंदर मेरी इतनी आत्मविश्वास जाग गया, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स इतना बढ़िया हो गया कि मैं बिना देखे बहुत बोल सकता था और अच्छी बातें बोल सकता था, क्योंकि मैं पढ़ता बहुत था, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था। तो मतलब 7-8 साल की उम्र में मैंने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों को पढ़ा। क्या बात है। वो सब पढ़ने के बाद और ये स्काउट की एक्टिविटीज ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। और फिर 12 साल की उम्र में मैं बॉय स्काउट में भी रहा, तो कई कैंप्स मैंने अटेंड किए और हम लोगों की मदद करने का, क्योंकि स्काउट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई सेल्फलेस लोगों की सर्विस करनी। और स्काउट के जो फाउंडर थे बेडन पॉवेल, उनका एक बहुत अच्छा कोटेशन है जो मुझे जिंदगी भर याद रहता है और मैं लोगों को बोलता हूँ। उन्होंने कहा था, ए स्काउट is active by doing good rather than remain passive by being good। मतलब ये कि एक स्काउट अच्छा काम करके एक्टिव बन के खुश रहता है, बजाय इसके कि वो कुछ न करके अच्छा रहने की कोशिश करे। अच्छाई कुछ नहीं करने से नहीं है, अच्छाई ये है कि आप दूसरों के लिए कुछ करें। बिल्कुल। ये एक मुझे एक गुरु मंत्र मिला। फिर उसके बाद 17 साल की उम्र में मैं एयरफोर्स में आ गया, इंडियन एयरफोर्स, जो कि वर्ल्ड के अंदर उसका नाम है। मैं एक एयरमैन बना जी। 1.5 साल की ट्रेनिंग मैंने की, तो मेरा और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वहां की बड़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था। बिल्कुल। तो आर्मी का डिसिप्लिन मैंने सीखा और उसके बाद मैं 10 साल तक एयरफोर्स में रहा, बहुत घूमा और काफी अच्छी एक्टिविटीज में हम रहे। और चूंकि डिसिप्लिन का भी एक साथ में जुड़ गया, पहले तो हम डेडिकेशन था, लेकिन अभी साथ में डिसिप्लिन भी आ गया जी। डिजायर तो कुछ अच्छा करने की थी, डिसिप्लिन सीखा और एक डेडिकेशन की फीलिंग जो इंडियन एयरफोर्स ने मुझे दी। 10 साल तक मैं रहा, लेकिन मुझे लगा कि भाई जब तक एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं होगी आपकी वैल्यू बहुत अच्छी होती नहीं। आप चाहे कितनी भी अच्छे हो तो कुछ एकेडमी करना चाहिए। तो मैंने जैसे मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई 1.5 साल के बाद, मैंने बीकॉम किया। मुझे 52% आया, लेकिन मेरी उम्मीद थी कि मुझे फर्स्ट क्लास आना चाहिए। तब फिर मैंने और जोश के साथ एमकॉम किया और एमकॉम के अंदर मुझे 61% मार्क्स मिले, तो मेरा जोश बढ़ गया। फिर दिल्ली में आया, तो दिल्ली में मैंने भारतीय विद्यापीठ से मार्केटिंग मैनेजमेंट किया, शाम की क्लासेस ज्वाइन करके। लेकिन उसके लिए मैं दिन में मेरी ड्यूटी होती थी एयर हेडक्वार्टर्स में, सुबह 9 से शाम को 5 तक। मैं दोपहर का खाना मिस करता था, इसलिए मिस करता था कि रात को मुझे नींद आएगी अगर मैं खाना खाऊंगा। और फिर मेरी क्लास होती थी दिल्ली है कनॉट प्लेस, वहाँ कॉलेज था, और वहां से रेसकोर्स रोड, जहाँ मेरा एयरफोर्स का स्टेशन था, जहाँ मैं रहता था, करीब 12 किलोमीटर था। रात को 9 बजे में दौड़ लगाता हुआ वहां तक आता था। और मेरे दोस्त, मेरी एक प्लेट होती थी, इनामिल प्लेट, उसके अंदर मग्गा होता था, उसके अंदर वो सारा खाना लेके आते थे और वो रख देते थे, लेकिन वो पूरी खिचड़ी हो जाता था, ठंडा हो जाता था। लेकिन जी एनीवे, लेकिन मेरे को फर्स्ट क्लास उसमें भी मिला। मैंने मैनेजमेंट किया। उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से भी मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। और फिर बीपीसीएल ने मुझे बहुत फैसिलिटीज दी। और फिर मुझे लगा कि ये बीपीसीएल का काम जो मैनेजरियल स्किल्स है बहुत सीख लिया यार। अभी तो मैंने 2011 में मौका मिला, मैंने वीआरएस ले लिया। अच्छा। और फिर मैं फुल फ्लेज ये इस फील्ड में आ गया। मैंने जो दिव्यांग के अलावा जो सड़क के बच्चे होते हैं उनके लिए काम किया। जो लड़कियां बम्बई में बहुत, आपको मालूम है फिल्म इंडस्ट्री इसका बहुत लाभ रहता है जी। तो लड़के लड़कियां आते हैं, लेकिन लड़के तो ठीक है, लड़कियों की हालत बड़ी खराब होती है कि उनको बहुत खराब लोग मिलते हैं और वो फिर खराब जगह चली जाती। तो ऐसी लड़कियों के लिए एक प्रोजेक्ट मेन स्ट्रीम करके एक एनजीओ काम करता था। उसने बोला, शुक्ला जी ये लड़कियों को आप मोटिवेट करो, क्योंकि हमारी बात समझते नहीं ये लोग। और वो लड़कियों को एक गवर्नमेंट रेस्क्यू सेंटर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक रेस्क्यू सेंटर वहां रखा जाता था, रेड लाइट से उनको छुड़ा के लाके। और वो इतना उनको लोगों के प्रति नफरत हो जाती थी कि वो आपसे बात करना नहीं चाहती थी। तो जब मैं उनके बीच में गया तो मैं समझ गया कि इनको इतनी आत्मग्लानि है। तब मैंने उनको यही कहा कि मेरी प्यारी बहनों, जब उन्होंने मेरे मुंह से बहनों शब्द सुना तो उनकी आंखें एकदम खुल गई और वो थोड़ी अटेंशन में आ गई और उनको लगा ये आदमी बहन बोल रहा है। मैंने बोला हाँ, आपको मैं इसलिए बहन बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी गलती से आपको साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है, गलती तो किसी और की, और सजा आप अपने आप को दे रहे हो। अरे आप अपने पैरों पे खड़े होकर उनको जवाब दो कि तुमने मेरी मजबूरी का फायदा लिया, लेकिन आज मैं इतनी शक्तिशाली हो गई कि अब मुझे तुम आओ मेरे सामने।
और तब से ये 2006 से मैंने शुरू किया और 2018 तक मैंने ये काम किया, उन लड़कियों के लिए काम किया। और कुछ लड़के ऐसी जो जिनको आप बाल कैदी कहते हैं ना, जो 16 साल से कम होते हैं, जी। उनके लिए मैं जेल में भी ये प्रोग्राम करने के लिए गया और मुझे हर बार ऐसा लगा कि इनकी गलती नहीं है, इनको स्थितियों ने ऐसा बनाया। तो भाई संदीप जी, मेरे को ऐसा लगता है यार भगवान ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, मैं बोल अच्छा सकता हूँ, मुझे पढ़ने का शौक था तो मैं कहानियां बहुत सुनाता हूँ लोगों को, तो लोग मेरे वर्कशॉप में आते हैं। और जब ये प्रोग्राम मैं करता था जेल के अंदर तो पुलिस वालों ने देखा, बोलता है यार ये तो बच्चों के लिए कर रहा है, हमारे लिए करो ये प्रोग्राम। तो बम्बई पुलिस के कमिश्नर ने मेरे को मौका दिया कि जो उनके ऑफिसर्स हैं उनके लिए मैंने प्रोग्राम किया। और इंदौर में तो मेरा घर इंदौर में, हर 6 महीने में इंदौर जाता, तो वहां उस समय इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर VM कंवर थे, उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने बोला यार शुक्ला, जब भी आप इंदौर आओ मेरी गाड़ी आपको स्टेशन से ले लेगी और उसके बाद आप एटलीस्ट 3-4 प्रोग्राम मेरे पुलिस के लिए करो। तो मैं इतने प्रोग्राम उनके लिए किए कि लोग बोलते थे शुक्ला जी आप भारत पेट्रोलियम में काम कर रहे हो या आप पुलिस के साथ में हो, क्योंकि पुलिस की टीम आपको लेकर घूमती। क्या बात है। बोला यार यही तो सुख है जिंदगी का कि हम एक जगह नहीं, हम बहुत सारी जगह हमें होना चाहिए। तो मैं तो सच कहता हूँ कि ये जो मुझे खुशी मिली है, मुझे ऐसा लगता है मैंने किसी और के लिए काम नहीं किया, अपने लिए काम किया। भारत पेट्रोलियम के चेयरमैन तक मुझे जानने लगे कि भाई एक आदमी ऐसा है जिसका काम नहीं है लेकिन वो करता है, क्योंकि ये काम CSR वालों का होता था लेकिन मैं वॉलंटियरली करता था। बिल्कुल, ये मल्टीटास्किंग होना बहुत जरूरी है सर जिंदगी में। फिर उसके बाद मैंने PhD किया और फिर भारत पेट्रोलियम को छोड़ के मैं ये आजकल MIT यूनिवर्सिटी, वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बेडेकर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, इस जगह पे एज ए विजिटिंग फैकल्टी जाता हूँ और ज्ञानम गंगा का फाउंडर हूँ। और मेरे साथ बहुत अच्छे लोग हैं। ये मेरी खुशकिस्मती कि काफी सारे प्रोफेसर्स जो मेरे साथ पढ़ाते थे, प्रोफेसर बापट, प्रोफेसर हेमांग, ये सारे लोग मेरे साथ ज्ञानम गंगा में हैं, वो भी फाउंडर ट्रस्टीज हैं। और फातिमा मंथालकर एक ब्लाइंड लड़की लेकिन ग्रेजुएट है, साइटेक्स में काम करती, वो हमारे साथ में है। जैसे बहुत सारे अभी करीब 50 लोग हमारे इस ग्रुप से बहुत स्ट्रांगली जुड़े हैं। और रिसेंटली अभी 15 अक्टूबर को हमने इस कोविड के अंदर ऑनलाइन एक कल्चरल इवेंट किया, जिसमें एक तो पहले तो हमने 3 लोगों को हमने लोगों को बोला कि भाई हम 3 जो दिव्यांग है जिन्होंने दिव्यांगता के बावजूद कुछ स्पेशल अचीवमेंट किया है तो उनको हम सम्मानित करेंगे, कैश अवार्ड देंगे और सर्टिफिकेट देंगे। बहुत सारी एप्लीकेशन आई, उसमें से हमारे जो जजेस थे, अच्छा जजेस भी कैसे, अरे उसके अंदर आदित्य बिरला की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक सुजाता मैडम थी, वो थी HPCL के डिप्टी जनरल मैनेजर मिस्टर भास्कर झा जैसे लोग उसके अंदर हमारे जज बन गए और बोले यार ये काम जरूर हम आपके लिए करेंगे। हम जब आप अच्छा काम करते हैं तो अच्छे लोग जुड़ते हैं। और फिर एक डिबेट कंपटीशन हुई, फिर एक स्पीच कंपटीशन हुई और फिर उसमें दूसरे भी जो डिसेबल्ड थे, जैसे जो देख नहीं सकते थे, सॉरी देख तो सकते थे लेकिन वो सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते, तो उनके लिए हमका पोस्टर एग्जीबिशन, पोस्टर प्लस एक स्लोगन कंपटीशन वो रखा और करीब 147 टोटल पार्टिसिपेंट्स आए और उनको हमने करीब 58,000 के कैश अवार्ड दिए। और ये पूरा ऑनलाइन 1 घंटा 40 मिनट चला और लोगों ने मुझे बताया कि 1 मिनट के लिए भी वो बोर नहीं हुए। इतनी देर तक ऑनलाइन उन्होंने हमारे प्रोग्राम को देखा। और हमारे गेस्ट कौन थे? पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर थे वो थे, एक एयर कमोडोर जो एयरफोर्स के जिनके मेरे पास रह चुके थे आजकल पूना में, वो थे। फिर BPCL के ही एक मेरे बॉस थे जो रिटायर्ड हुए एज ए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के, वो हमारे गेस्ट थे। और फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया की जो डायरेक्टर जनरल मिसेस स्मिता वत्स शर्मा भी हमारी, और पता है ये लोग बड़ी पोजीशन पे, ये ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम में आते नहीं, लेकिन जब मैंने इनको रिक्वेस्ट किया तो बिना कुछ नखरे किए वो लोग उसमें आए, उन्होंने बातें की और पूरा समय हमारे साथ उस प्रोग्राम में रहे। तो ये भी एक मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि इतने अच्छे लोग बोलता हूँ तो आते हैं। और फिर हमने हमको ऐसा लगता था कि ये जो स्टूडेंट्स यंग है इनके अंदर एक भावना है कि अरे यार डिसेबल्ड है तो
कुछ नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी एक जोश जगाने के लिए हमने प्लेज कंपटीशन की। आई टेक द प्लेज, आई विल ट्रीट एवरी दिव्यांग एट पार विथ मी। व्हाई? मिनिमम 3 लाइन्स उनको लिखनी है, और जो बेस्ट 3 लाइन्स वाला होगा, ऐसे 5 लोगों को हम प्राइज देंगे। 52 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और हमने 4 लोगों को इसके अंदर प्राइज दी। तो उनको भी हमने एक सेंसिटिविटी जागृत की कि डिसेबल्ड को कम मत समझो, उसको अपने बराबर समझो। कुल मिलाकर के सर मतलब दिव्यांग साथियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप अपने तरीके से प्रयासरत हैं, और उनका आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए, समाज में उनको एस्टेब्लिश करने के लिए आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। तो ये क्विज कंपटीशन इस तरह के सर आप तो लगता है बार बार करते ही रहते होंगे, तो इन दिनों भी कोई क्विज कर रहे हैं आप? जी हाँ संदीप जी, एक अभी 3 अप्रैल को जो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे होता है, उस दिन हम एक क्विज कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ऑल इंडिया क्विज कॉन्टेस्ट ओनली फॉर दिव्यांग। तो अभी तक हमारे पास में करीब 62 पार्टिसिपेंट्स के नाम आ चुके हैं, और उसमें दिव्यांग है 3 कैटेगरी। एक वो है जो देख नहीं सकता लेकिन सुन सकता है, बोल सकता है। एक वो है जो देख सकता है लेकिन बोल नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता। और तीसरी कैटेगरी ऐसी जो टाइप नहीं कर सकती, क्योंकि झूम के ऊपर होगा चेट के समान। हम सवाल करेंगे और जो पहले जवाब दे देगा उसको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें भी हमारे साथ में इनर व्हील क्लब कारगर के अंदर एक रोटरी की एक ब्रांच है, इनर व्हील, जो महिलाएं चलाती हैं। जी जी जी, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमें, वो भी इसमें रहेंगे। तो इसमें हम उनको करीब 15,000 के लगभग रिवॉर्ड सबको बांटेंगे इसमें। तो इस क्विज में अगर सर कोई भाग लेना चाहे तो थोड़ा प्रोसेस वगैरह बता दें आप। हाँ जरूर, मैं आपको एक हमारा लिंक दूंगा। वो लिंक में एक फॉर्म आता है, जूम लिंक है। वो लिंक को जब वो फॉर्म भरेंगे तो हमारे पास उनकी एंट्री आ जाएगी, और 15 नवंबर इज द लास्ट डेट। तब तक उनको नाम देने। हम इसमें शायद हम 3 राउंड करेंगे। पहला राउंड हमारा होगा एलिमिनेशन राउंड। हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ 50 लोगों को एक राउंड में लें, 50 को दूसरे राउंड में लें, 50 को तीसरे राउंड में लें, और इसमें से करीब करीब 15-15 लोगों को हम सिलेक्ट करें। और इन 45 जो फाइनल सिलेक्ट हो गए, इनको 3 दिसंबर को लाइव हम क्वेश्चन करेंगे, और जो इसमें सिलेक्ट होकर आएंगे उन्हीं लोगों को हम फाइनल में लेके जाएंगे। लेकिन हम ये इंश्योर करेंगे कि जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए लेकिन अगर उन्हें अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उनको भी एक मोटिवेशनल प्राइज दिया जाए, और सबको कैश अवार्ड देंगे, और एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन तो हर पार्टिसिपेंट्स को देंगे। तो वो कोई भी हो, चाहे इंडिया के क्या दुनिया के किसी भी कोने में हो, क्योंकि ऑनलाइन जूम के ऊपर होगा, और वो अपना नॉमिनेशन दे दें। हम उनसे सवाल हिंदी इंग्लिश में करेंगे, और उनको टाइप करना है कि सही आंसर क्या। अच्छा, अब जो 3rd कैटेगरी जो टाइप नहीं कर सकते उनको हम बोलेंगे चलो भाई आप बोल के बता दो। तो ये हमारी एक प्लानिंग है। और अभी तक देखिए 60 पार्टिसिपेंट्स के नाम आए, और मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की। लोग बोलते हैं कश्मीर के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है। 12 पार्टिसिपेंट्स के नाम अभी तक आ गए हैं जो श्रीनगर के हैं। क्या और वो सब दिव्यांग हैं। बहुत बढ़िया सर। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बातें करते हुए। आपके पूरे प्रोजेक्ट्स को जानने समझने में बड़ी मदद मिल रही है। तो सर आपके ये क्विज कंपटीशन के बारे में, या आपकी जितनी भी योजनाएं, या जिस भी तरीके से आप लाभ दे रहे हैं, कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहे तो थोड़ा सा उसके लिए भी बताएं कि कैसे आपसे कोई जुड़ करके लाभ ले सकता है। देखिए संदीप जी, लाभ तो क्या लेगा, ये तो हमारी सपोर्ट ही करेगा। क्योंकि देखिए हेलन केलर को तो आपने नाम सुना ही होगा। 9 महीने एक पूरे वर्ल्ड के अंदर हेलन केलर, उन्होंने कहा था कि अलोन आई कैन डू सो लिटिल बट टुगेदर वी कैन मेक वंडर्स। अकेले तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम साथ में हो जाए तो देखिए जो भी इस अभियान में आना चाहे बहुत स्वागत है। हम एक और अच्छा काम करते हैं। हम एक कीप द होप अलाइव, हमारा एक दिन का एक वर्कशॉप होता है जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स ट्रेनिंग के ऊपर बेस है। उनमें क्या होता है कि
पूरा दिन हम उनको मौका देते हैं कि झाड़ पे चढ़ो, कूदो, एक सुरंग है उसमें से निकलना है, टायर में आग लग रही है उसमें से निकलना है, पानी भर गया, मगरमच्छ आ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उसमें उनको फुल टाइम फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ती है और उनको मालूम नहीं होता है कि कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन हम एज अ साइकोलॉजिस्ट, हमारे 2-3 दोस्त हैं, हम सब मिलकर उनको ऑब्जर्व करते हैं कि उनको टास्क दे दी कि अभी ऐसे करना है, इतने मिनट में इसको करो, एज ए टीम, एज ए इंडिविजुअल। और जब वो करते 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 जब दोपहर को फिर जब हम बोलते हैं कि लंच करो, उसके बाद आपको बताएंगे कि किसने कैसा किया, तब हम बोलते हैं हमारे पास में सब लोगों के हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि उसने कैसे कर रहा था, उसमें पॉजिटिव सोच थी, नेगेटिव सोच थी, वो दूसरों पर डिपेंड था या एज ए लीडर था, वो टीम में काम कर सकता था या नहीं कर सकता था। ये सारे बिंदुओं पे हम उनको मार्क्स देते हैं और उसके बाद उनको एनालिसिस करते हैं कि जब आप पेड़ पे चढ़ रहे थे तो आपने किससे मदद ली और आपने उसको क्यों नहीं थैंक यू बोला और आपने उसको क्यों नहीं मदद की। ये सारी चीजें जब प्रैक्टिकली वो सुनता है तो उसको लगता रहे यार मैंने तो सोचा ही नहीं कि आप मेरी ये बात ऑब्जर्व कर रहे हैं। और उसकी जो अंदर की इनर लीडरशिप क्वालिटीज होती, क्योंकि भगवान ने हम सबके अंदर अथाह शक्तियां दी दी कि अगर मैं कहूं कि हम ईश्वर की ट्रू कॉपी हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, ये दिव्यांग नहीं है, मेरे जैसे लोग भी हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। तो वो प्रोग्राम के माध्यम से वो आदमी अपने अंदर की शक्तियों को दिखाता है। और जब मैं बताता हूँ यार तुमने कितना बढ़िया किया, जब तुम वो टायर में से निकल रहे थे तो तुमने वो काम बहुत अच्छा किया था, तुम तो बोलता अच्छा सर ऐसा था, तब उसको लगता है कि अरे मैं तो ऐसा कर सकता हूँ। तो ये पूरे दिन का होता है, लेकिन इसके लिए ग्राउंड में होता है, ये ऑनलाइन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें फिजिकली करना पड़ता है। पेड़ पे से वही मैं कह रहा था सर कि आपकी कोई वेबसाइट, ईमेल आईडी या मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मेरा नंबर भी दे दूंगा मैं आपको, और मैं आपको ये एक SMS कर दूंगा क्योंकि बोलने से तो लोगों को याद रहे न रहे। मेरा ईमेल आईडी, इस कार्यक्रम को जो सुनेंगे वो यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं, आपसे आपके थ्रू आ सकते हैं। संदीप जी आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं जानता हूँ आपके बारे में कि आप खुद एक दिव्यांग होकर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये आप किसी से कम है, बल्कि शायद कई जगह आप मेरे से ज्यादा अच्छे ऑर्गेनाइज वे में बोल रहे हैं, जो मैं इतना ऑर्गेनाइज नहीं हूँ। क्योंकि लीडरशिप की एक बात होती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और एग्जीक्यूशन, तो आप तीनों काम इतनी बेखूबी कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से कर रहे हैं कि आई गिव यू सैल्यूट। देखिए सर, वो तो कहते हैं ना कि ठोकरे खा के इंसान सीख जाता है वाली बात है। तो कुल मिलाकर के मुद्दा ये है सर कि ये सब करते हुए ऐसा माना जाता है कि लोग ऐसा आमतौर पर समझ लेते हैं, अरे बड़ी दिक्कतें आएंगी दिव्यांगों के साथ काम करने में, बड़ी मुश्किलें आएंगी। आपको अपने इतने समय में 40-50 साल का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, कभी लगा आपको कि कोई मुश्किल आती है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं आती, बिल्कुल मुश्किल नहीं आती, बल्कि हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी। क्योंकि देखिए मैं जब ये करता हूँ तो मुझे लगता है यार कि मेरे अंदर भी तो एक पावर है, मैं सोच सकता हूँ, आई कैन कन्विंस द आइडियाज, मैं कंसेप्ट बना सकता हूँ, मैं उसकी प्लानिंग कर सकता हूँ, मैं उसको ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। लेकिन ये कैसे? क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया। और जो मेरे कार्यक्रम में आते हैं और जिस डिवोशन के साथ वो करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार ये कितना अच्छे से तो हम और इनके लिए अच्छा करें, क्योंकि और ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और मुझे कभी नहीं लगा कि दिव्यांग या स्ट्रीट चिल्ड्रन या वो जेल की जो छोटी लड़कियां 14-15 साल की, कोई ऐसा हमें प्रॉब्लम, मतलब इतना काम करते हुए आपको किसी तरह की मुश्किल कभी लगी नहीं लगी, बल्कि हमें नई और सीखने को मौका मिला हमें। क्योंकि जब हम कुछ करते हैं और हमें लगता है यार ये ठीक नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट प्रोग्राम में उसको सुधार लेते हैं। तो ये हमें एक उनसे और आप विश्वास कीजिए मेरे साथ अभी 10 से 12 जो दिव्यांग हैं, जो देख नहीं सकते हैं और जो से चल भी नहीं सकते हैं, बैसाखी के सहारे चल सकते हैं, वो मेरी टीम में हैं। हम लोग आगरा, नासिक, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर यहाँ जाके हमने ये प्रोग्राम किए फुल 1 डे वाले। और उसमें मैं अकेला, मेरे साथ 2 दोस्त हैं मेरे, लेकिन अदरवाइज 7 या 8 लोग ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं, लेकिन वो ट्रेनर हैं, वो ट्रेन करते हैं और वो पूरा ऑब्जर्व करते हैं जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। और कभी आपको हम बताएंगे, हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बताइए हम कहाँ हैं। तो हमारी 7 लोगों की टीम है, उसमें से कम 4 लोग जो टोटली दिव्यांग हैं वो भी आएंगे और इतना बढ़िया काम करेंगे कि आपको उनके ऊपर गर्व होगा।
जरूर, निश्चित रूप से कि कहीं किसी कार्यक्रम में मुलाकात जरूर आपसे होगी। आपकी सर फैमिली भी इन्वॉल्व रहती है इन सब काम में? हाँ, देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन कार्यक्रम हो उसी दिन आप बिजी होते हैं, उसकी तैयारी में भी आप बहुत सारा काम करते हैं। असली मतलब कार्यक्रम तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद असली काम शुरू होता है जी। हाँ, नहीं, कार्यक्रम खत्म होने के बाद तो होता ही है, लेकिन उसके पहले की जो होमवर्क हमें करना पड़ता है। फॉर्चुनेटली मेरी वाइफ, जो खुद एक स्पोर्ट्स वुमेन रह चुकी, उसने लॉ किया है, और वो मेरे साथ हमेशा आती थी, मेरे हाथ बटाती थी, लेकिन बाद में बच्चे, मेरे बेटा है बेटी है, तो उनकी वजह से फिर वो उनका भी कैरियर बनाना था। बिल्कुल सही है, लेकिन अभी बन गए। लेकिन मेरा बेटा भी और मेरी बेटी भी मेरे साथ कई बार आते हैं काम करने। अब तो दोनों नौकरी में हैं। वेरी नाइस। उसके बावजूद भी उनको जब भी मौका मिलता है, जब कोई वॉलंटियर मुझे नहीं मिलता है, तो ये तीनों तो मेरे घर के लोग हैं, तो मैं इनको कान पकड़ के उठा लेता हूं। सर फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है ना ये सोशल वर्क में। यस, तो संदीप जी, बहुत सौभाग्य की बात है। और फैमिली सपोर्ट भी, बल्कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप अच्छे काम के लिए आप आते हैं ना, तो 99% लोग अच्छे हैं, वो अच्छा काम करना चाहते हैं, बस किसी वजह से उनको एक रास्ता नहीं मिलता है। अगर कोई उनको बताए कि ये ऐसा अच्छा हो रहा, आप क्या सपोर्ट करोगे, तो फिर आ जाते हैं। और बस एक ही बात है कि आप अगर पैसे वैसे की फिर वो मांगने लगते हो तो लोग डर जाते हैं। तो हम पैसा किसी से नहीं मांगते हैं, और हम बल्कि यही कहते हैं कि आपका फिजिकल सपोर्ट और मेंटल सपोर्ट, तो ये अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इसका। अभी देखिए, जिस दिन एक क्विज होगी, अभी हमारे साथ मेरी एक स्टूडेंट है अग्नेश थॉमस करके, वो MBA कर रही थी, मैंने उसको पढ़ा। वो लड़के दिन रात उसने पूरा ये फॉर्म बनाया ऑनलाइन, प्लस अभी एक्सेल शीट के ऊपर जितने भी नाम आ रहे हैं ऑटोमेटिकली वहाँ रजिस्टर्ड हो जाते हैं। फिर वो इनकी सॉर्टिंग करेगी, कैटेगरीज बनाएगी, तो लड़की पूरे समय काम कर रही। तो बहुत सारे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। तो आपके माध्यम से मैं सारे दिव्यांगों को कहना चाहता हूँ कि दिव्यांग दोस्तों, आप किसी से कम नहीं है, बस आपको अपने पैरों पे खड़ा, लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ विद डिग्निटी, सम्मान के साथ जियो। ऐसा लगना चाहिए लोगों को कि बोले हाँ यार, ये हमारे इंडियन हेलन केलर है, जैसे हीरामणि वाधवा, फातिमा मंधालकर, ये सब लोग बहुत बहादुर हैं। आप भी प्लीज अपने जहां भी आप अगर घर में या बोल्ड बन के कॉन्फिडेंट के साथ आप कीजिए। हर अच्छे कार्यक्रम में आप जाइए, अच्छी पढ़ाई कीजिए और एक्टिविटीज में हिस्सा लीजिए। और ये जो क्विज कॉन्टेस्ट है इसमें भी आप आइए, क्योंकि आपको इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिल्म और टेलीविजन और स्पोर्ट्स और हमारे जो इंडियन हिस्ट्री है, हमारे जो शहीदों के बारे में हम सवाल करेंगे। आप डेफिनेटली जब क्विज में आते तो पहले तैयारी करते हैं, तो आप पढ़ेंगे, आपका दिमाग बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कैश अवार्ड भी मिले। अब और एक कोविड के दिन में हम वैसे ही घर में कैद हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, क्या करना है, तो अच्छी बात होगी कि हम पढ़ाई करें और इस क्विज के अंदर आप आए। और मैं आपको अश्योर करता हूं कि एटलीस्ट आपको सबको एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन तो बहुत बढ़िया मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी। और कुछ लोगों को प्राइज भी मिलेगी, क्योंकि 15,000 इस इवेंट के लिए रखे हैं। तो आप आइए। संदीप जी, आप मेरा डिटेल में आपको भेज दूंगा, आप शेयर कीजिए, या अगर आप कहें तो मैं अपना नंबर अभी बोल दूं। हाँ, बता सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9769140081 9769140081। ये मेरा मोबाइल है। और मेरा ईमेल आईडी है राजेश RAJESH_GUDDU गुड्डू, जो मेरे घर का नाम है, rajesh_GUDDU गुड्डू @hotmail.com। जी, बहुत खूब सर, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत सारी बातें जानने समझने को मिली। चलते चलते सर, कार्यक्रम के अंत में आप हमारे सुनने वालों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे अंदर बहुत शक्तियां हैं। नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो और एक अच्छी जिंदगी, पॉजिटिव जिंदगी जिए, डिसिप्लिन के साथ, अच्छी डिजायर हो और समाज के कल्याण के उससे हम काम करें। क्योंकि हम अपने बारे में कम सोचें, दुनिया के बारे में, हमारे होने से दुनिया को क्या फायदा हो सकता है, ये सोच के हम काम करेंगे तो ईश्वर हमारी मदद करता है, हम बहुत सुखी होते हैं और हम सब कुछ वो पा लेते हैं जो ऑर्डिनरी आदमी नहीं पा सकता है। तो अपने ऊपर विश्वास रखें,
एक फख्र की जिंदगी जिए, इंडिपेंडेंट जिंदगी जिए एंड कीप द होप अलाइव, आशाओं को हमेशा जिंदा रखें। बहुत 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 धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज आपने सुना डॉक्टर राजेश शुक्ला सर को, वेरी एनर्जेटिक और बहुत ही सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने अपनी जिंदगी की और अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पर शेयर किए। उम्मीद है आप सबको ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, आपका कोई भी सुझाव या प्रतिक्रियाएं हो तो आप डायल करें 9414151415 या ईमेल करें info@rediomadhuban.in पर। हमेशा सुनते रहिए रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, और प्रोग्राम मन की आंखों से लेकर के अगले शनिवार को फिर हाजिर होंगे आप सबके बीच में। धन्यवाद।